नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बिहार के चुनाव की वोटों की गिनती लेकर आज इंडिया टीवी आपके साथ स्पेशल कवरेज पर हाजिर है। मैं हूं सौरभ शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार जी। और बिहार में किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे या तेजस्वी यादव इस बार 15 साल बाद तख्ता पलट करेंगे? बिहार की जनता नीतीश को क्या एक और मौका देने के मूड में है? 15 साल के बाद अगर आरजेडी की वापसी होती है तो कैसे होगी? सुशासन बाबू के दावों पर बिहार के लोगों ने कितना यकीन किया, या फिर तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर इस बार सारे वोट लुट गए? तमाम सवालों के जवाब अब से करीब 2 घंटे के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और यह हमारा आपसे वादा है कि सबसे तेज और सबसे सटीक इंफॉर्मेशन आपको यहां इंडिया टीवी पर मिलेगी। और एक एक राउंड की वोटिंग, एक एक राउंड की काउंटिंग के नतीजे आप लगातार इंडिया टीवी की स्क्रीन पर देख पाएंगे। बड़ा सिंपल लेआउट हमने आपके लिए रखा हुआ है, आपको पता चलता रहे कि अलग अलग पार्टियां कितने पर पहुंची हैं, कितने पर लीड कर रही हैं, या सीटें जीत गई हैं, या फिर गठबंधन, क्योंकि जो भी सरकार बननी है वो गठबंधन की सरकार बननी है। तो इस बार एनडीए बाजी मारेगा या फिर महागठबंधन? लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स महागठबंधन की सरकार बनाने की ओर रुख दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव की ताजपोशी और नीतीश कुमार के संन्यास की बातें तक कही जा रही हैं। लेकिन सच यह है कि एग्जिट पोल्स के दावे कुछ भी हों, हार किसी ने मानी नहीं है। जीत के बाद जश्न की तैयारियां दोनों तरफ हैं। आरजेडी के लोग भी मिठाई बना रहे हैं और बीजेपी कैंप में भी लड्डू बन रहे हैं। यह बात अलग है कि जोश आरजेडी के खेमे में ज्यादा दिखाई दे रहा है। कल तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार की जनता आज उन्हें बहुत बड़ा जन्मदिन का तोहफा देने वाली है। और इसी उम्मीद में तेजस्वी ने अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की नसीहत भी दी और कहा कि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता ये याद रखें कि आज नतीजे या परिणाम जो कुछ भी हो उसे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार के साथ स्वीकार करें। बेवजह कोई आतिशबाजी हो, हर्ष फायरिंग हो, यह स्वीकार नहीं होगा। और ना ही दूसरे दलों के नेताओं और उनके समर्थकों के साथ किसी किस्म की बदतमीजी किसी कीमत पर बर्दाश्त की जाएगी। तो जाहिर है तेजस्वी को ये सारी बातें इसलिए कहनी पड़ रही हैं क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने यह मान लिया है कि आज नतीजे उन्हीं के पक्ष में होंगे और तेजस्वी ही अब बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बिहार चुनाव के वोटों की गिनती के लिए आप तक सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए हमने बहुत खास इंतजाम किए हैं, जहां रुझान और नतीजों के विश्लेषण के लिए चुनाव की जानकारी और अलग अलग दलों के नेताओं का एक एलीट पैनल आज इंडिया टीवी पर रहेगा। तो वहीं हर काउंटिंग सेंटर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वो रिपोर्टर्स होंगे, वो एडिटर्स होंगे जिन्होंने करीब 45 दिन तक, 1.5 से 2 महीने तक बिहार का ये चुनाव कवर किया है, जब प्रचार शुरू हुआ था और जब वोटिंग हुई। स्टूडियो में मेरे साथ हैं देश की और बिहार की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले मेरे वरिष्ठ साथी, सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार जी। और अरे, आप तो खुद बिहार से आते हैं जी। अभी तक कितने फोन आए आपको पूछने के लिए? बताइए क्या हो रहा है। अब तो मैंने फोन उठाना बंद कर दिया है। दरअसल इस बार दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, और दिलचस्पी इसलिए बहुत ज्यादा है बिहार के चुनाव में क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं कि एक बड़े बदलाव के साथ बिहार में एक नई दिशा दिखाई देगी। विकास की चाहत बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद की किरण है। और अब विकास दरअसल हमारी जिंदगी का एक वो बुनियादी आधार है जिसके आधार पर सौरभ ये कहा जा सकता है कि अब बिहार की जनता बिल्कुल किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये चुनाव, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये उम्मीदों का चुनाव है बिहार के लिए। चाहे आप जो भी कह लीजिए, मतदान इस बार विकास और उन्नति की उम्मीद के लिए है। और उम्मीद दोनों तरफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल। अब राजनीतिक दल की उम्मीदें तो अपनी होती हैं, उनका एक राजनीतिक हित अलग होता है। लेकिन अगर आप जनता के पर्सपेक्टिव से देखें, लोगों की पर्सपेक्टिव से देखें, लोग जानते हैं कि तरक्की का मतलब क्या होता है। और जब आप तरक्की एक बार एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं तो फिर उसको आपको अपनी जिंदगी में रोजाना चाहिए। अगर आपने एक बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर लिया तो लैंडलाइन आपके लिए पुराना हो जाता है। अब कोई वापस नहीं जाना चाहता। अब यहां से आगे का रास्ता है। आगे का रास्ता इस बार का चुनाव तय करेगा। अगली जो सरकार है, अगर उस सरकार ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश नहीं की, यकीन मानिए दिक्कत वो ही ना सर कि अब इस बार फोन तो सबके पास आ गया। अब हर पार्टी जो है वादा कर रही है कि हम तुमको नए मॉडल वाला दिला देंगे, वो ज्यादा चमकता है, इसमें ज्यादा स्पेस है। अब देखते हैं उस पर कितना लोग है ना कि अब 4G से 5G जाएंगे कि नहीं। अगर 5G नहीं गए तो फिर जगह नहीं मिलेगी। चलिए, लेकिन इंडिया टीवी आज आपका यह अनुभव थोड़ा नया बनाने के लिए और आपके लिए चुनाव की गिनती और चुनाव के मतलब बहुत सरल बनाने के लिए उन लोगों के साथ ये चुनाव आपके साथ डिस्कस करेगी जिन्होंने इस चुनाव को जमीन पर रह करके महसूस किया है और फॉलो किया है। तो मैं एक एक करके अपने साथियों को बुला रहा हूं और उनको आपने लगातार इंडिया टीवी पर इस कवरेज के दौरान देखा भी है। सबसे पहले हमारे साथ आ रहे हैं इंडिया टीवी के रिसर्च और प्लानिंग एडिटर आनंद पांडे जी। आनंद जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है उन्हें खुद भी नहीं मालूम होगा उन्होंने कितने चुनाव अब तक कवर कर लिए, कितने चुनाव बनते बिगड़ते देखे हैं। सर स्वागत है आपका। बिहार को लेकर के एग्जिट पोल के बाद भी कोई प्रेडिक्शन?
नहीं, मुझे लगता है कि सबसे सेफ नहीं। ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जैसे हमने 7 तारीख को बात की थी जिस दिन एग्जिट पोल था, मुझे लगता है कि सीक्वेंस शायद यही रहने वाला है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी और गठबंधन की बात करें तो दोनों महागठबंधन और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने चाहिए। नंबर 2 पे बीजेपी होगी और निश्चित तौर से नंबर 3 पे जेडीयू होगी। इतना बोलने में आपको इतना बोलने में कोई गरेज नहीं है। यहाँ मुझे पर आप पैसे लगा सकते हैं अपने। हाँ बिल्कुल, यहाँ पैसा लग सकते हैं। चलिए, हमारे दूसरे साथी हैं अमित पालित, और अमित लगातार बिहार घूमे, बिहार कवर किया उन्होंने, अलग अलग जिलों में ग्राउंड रिपोर्ट वो फाइल करते हैं, वो तमाम आपने देखी हैं। और इस दौरान वो अलग अलग हिस्सों में बक्सर, सासाराम, गया, नालंदा, खगड़िया, बाकी जगह वो खुद आपको बताएंगे। अमित कहाँ कहाँ गए, आपने कितना बिहार देख किया? देखिए, मैंने 18 जिलों का दौरा किया, उसमें कई सारी सीटें थी। अगर उसको हम डिवीजन में बांट देते हैं प्रखंड के हिसाब से, तो उसमें भोजपुर पड़ जाता है, तिरुत पड़ जाता है, और साथ ही साथ आपका पड़ता है मगध का इलाका। और यहाँ पर जो कास्ट इक्वेशन है उसको हमने जमीन पर जाके जाना, एक एक जो जाति है उसके घर तक हम पहुंचे, लोगों से बात की। तो अब जब एनालिसिस होगा तो किस कास्ट ने कहां पर चुनाव में वोट डाले होंगे, इसकी जो सटीक एनालिसिस वो इंडिया टीवी में हम देख पाएंगे। एनालिसिस तो हो गया, अब तो नतीजे बताइए आप। हाँ बिल्कुल, नतीजे ये आपको बता देते हैं कि मेरा जो कहना है कि जो टक्कर है, ये कांटे की टक्कर, जो स्वीप है वो स्वीप नहीं होगा। अच्छा, ये मेरा मानना है। यानी कि आप सत्तू खा के आए कि नहीं, पहले ये बताइए। सत्तू हमने बना के सामने मशीन में, उसके बाद हमने खाया। मतलब कि सामने सामने चने थे, मशीन में डाले, सत्तू निकला, फिर खाया, तो वहां तक हम पहुंचे थे। तो यानी पानी के साथ सत्तू का घोल पिया है आपने? सत्तू की छोटे छोटे लिट्टी बनाई और उसके बाद मिर्च और प्याज के साथ खाकर देखा। मैंने चीनी वाला पिया, चीनी घोल के साथ। आप दोनों यानी आप बहुत मिठास के साथ आप दोनों को ठीक लगे तो चुनाव में बात कर लेंगे। सत्तू की बात कोई जल्दी नहीं है, 8 बजे की गिनती शुरू होगी, लेकिन फिर भी चलिए। तो अमित के पास बहुत अनुभव है इस बार बिहार का। अमित से हम लगातार पूछते रहेंगे। ज्योति मिश्रा, ज्योति को आपने, ज्योति का प्रोग्राम बड़ा हिट प्रोग्राम रहा इस बार, रिपोर्टर बाइक वाली, और बाइक से इन्होंने बिहार का दौरा किया। बिहार देखिए, मैं तो अभी नहीं गया हूं हाल फिलहाल में, बाइक चलाने लायक सड़कें सब जगह हैं ज्योति? डेफिनेटली सड़कें ही एक ऐसी चीज है जो बिहार में इस वक्त आपको सब जगह नजर आएंगी, और इस बात से जो विरोधी दल हैं सौरभ, वो भी इनकार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं दबे जुबान वो भी मानते हैं कि विकास के नाम पर एक जो तस्वीर बिहार की बदली नजर आती है वो सड़कों की है। बस दिक्कत ये है कि जैसे मेरी बाइक की स्पीड ग्रामीण इलाकों में कम हो जाती थी, लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार की स्पीड भी वक्त के साथ साथ कम हो गई। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि अगर विकास इस बड़े पैमाने पर जो आप वहां पर देख कर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आप बाइक चला रही थी, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अरे सुरभि भी हमारे साथ रहेंगी स्टूडियो में। सुरभि ने लगातार ये इलेक्शन देखा, पहले फेज से लेकर, बल्कि प्रचार से लेकर के, और खास तौर पर जो सीमांचल का इलाका है वहां पर जहां लास्ट फेज में वोटिंग हुई, सुरभि उसको लेकर बहुत दिलचस्पी, खासकर ओवैसी वोट कितने भी लें लेकिन चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अगर ओवैसी है तो उन्होंने काट जरूर डालनी है, चाहे अपने बयान के जरिए, चाहे मुद्दों के आधार पर घेरने की कोशिश करे। और गढ़ अगर जेडीयू का है या बीजेपी का है, ऐसे में ओवैसी की बयानबाजी अगर सामने आती है तो उसका मुस्लिम वोटर्स पर कितना ज्यादा असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि किशनगंज की अगर हम बात करें तो 67% सौरभ वहां मुस्लिम आबादी है, और अगर ये 67% वोट इसमें अगर बिखराव आता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर खड़ी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि 30% से ज्यादा की आबादी है, और ये प्रभाव इस बार क्या गुल खिलाएगा, ये देखने योग्य होगा। मीनाक्षी जोशी भी हमारे साथ है। मीनाक्षी को आपने इस चुनाव के दौरान देखा, हर सीट का एनालिसिस करते हुए, और सारे एग्जिट पोल्स पर भी आपने मीनाक्षी की राय सुनी होगी। मीनाक्षी का एक बहुत बड़ा बिहार कनेक्शन भी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे पता लगेगा। वो अपने आप बताना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनाक्षी क्या लगता है? देखिए, एक बात अमित ने साफ साफ कही, लहर नहीं दिखती उनको, किसी के खिलाफ, किसी के पक्ष में उनको लहर नहीं दिखाई देती। आपका क्या मतलब, आपका मानना क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लहर तब होती है जब एक तरफा चुनाव होता है, और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपको देखना होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा जो बदलाव की बात अजय आप कह रहे थे, वो बदलाव अगर जनता चाहती है तो फिर कांटे का मुकाबला है। यहाँ पे अनुभव वर्सेस जो हम कह रहे हैं ना कि चाचा जीतेगा या भतीजा जीतेगा, तो वो लड़ाई दिखाई देगी। और खासतौर पर अगर मैं मिथिलांचल की बात करूं तो वहां पर तो MY समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो पान, माछ, दही और मखान की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और मिथिलांचल को साधने की कोशिश की थी,
क्या वो साथ पाए हैं, आज देखेंगे। सौरभ, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। लहर हमने सिर्फ एक ही देखी थी और वो है बदलाव का। हमने हमारे हर रिपोर्ट में लोगों ने बोला है बदलाव चाहिए। आपने इतना अच्छा सस्पेंस बनाया फिर खुद खोल दिया। नहीं, बदलाव, मैंने कहा कि बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव में कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हमें तेजस्वी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि हम शायद इस पर और लंबी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत सारी क्योंकि वहां पर बीजेपी को लेकर रुझान था। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र की खासियत है कि इनके पास खबर पहले रहती है, चुनाव का नतीजा इनको मालूम है, लेकिन ये बताएंगे तभी जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर देगा। देवेंद्र, अगर फीडबैक की बात कर रहे हैं सौरभ, तो ऐसा लग रहा है कि लोकल में जो वोकल है उसमें एडवांटेज महागठबंधन को है, एनडीए को उम्मीद साइलेंट वोटर पे है। साइलेंट वोटर पे तो कोई साइलेंट वोटर है इसका मतलब इस बार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, महिलाएं तो साइलेंट रहती हैं। एक बात, ये हमेशा नए कॉइनेजेस आते रहते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। कम से कम आज साइलेंट वोटर का कॉइनेज पहले बहुत ज़्यादा प्रखर तरीके से नहीं था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने बीते 3 दिनों में गढ़ा है नया कॉन्सेप्ट? नहीं, ये बीजेपी के लिहाज से नहीं, नीतीश कुमार के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बीजेपी के जो वोटर होते हैं वो बहुत वोकल होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिहाज से नीतीश की जो उम्मीदें रहती हैं, जैसे महिला वोटर या अति पिछड़ा वोटर, वो ज़्यादा साइलेंट रहते हैं। वो लोग अभी भी एग्जिट पोल के नतीजे के बावजूद उस पर बैंक कर रहे हैं कि जो सदन की मौजूदा स्थिति है, ऐसे आंकड़े आ सकते हैं। चलिए ठीक है, आनंद प्रकाश पांडे को बुलाते हैं हम। आनंद जो है उन्होंने वो खास तौर पर आपको बताएंगे कि इस वक्त एनडीए क्या सोच रहा है, और कल जो लड्डू बन रहे थे वो गम में खाए जाने, खुशी में मीठा तो कभी भी खा सकते हैं ना। आनंद जी, क्या लग रहा है आपको? एनडीए क्या सोच रहा है? जी देखिए सौरभ, एनडीए की सबसे बड़ी दुविधा यही थी, सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि एलजेपी उनसे अलग होकर चुनाव लड़ा। अब सबकी नज़र इस बात पर आप ये जानना चाहते हो कि क्या एलजेपी ने किसका काम बनाया और किसका बिगाड़ा। हालांकि इस चुनाव में चिराग पासवान या उनकी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो नीतीश कुमार को हराते हराते कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिए। ये मैं आपको बताऊंगा और इस पे सबकी नजर रहेंगी कितनी सीटों पर उन्होंने खेल बिगाड़ा। और ये आप कब बताएंगे कि चिराग पासवान पड़ा किसने किया था? चुनाव के नतीजों के बाद बताएंगे या पहले बताएंगे? जी देखिए, चिराग पासवान ये जरूर कहती है कि बीजेपी के साथ है, वो मोदी जी का हनुमान है, लेकिन ये सस्पेंस जरूर है कि वो आखिर क्यों लड़े, आखिर क्यों अकेले चुनाव लड़े। क्या नीतीश कुमार से उनकी व्यक्तिगत खुन्नस थी या कुछ और, वो पता चलेगा आपको। अच्छा, ये तो एनडीए की बात होगी। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं। बहुत लंबे टाइम से विजय जो है कांग्रेस को कवर कर रही हैं, और कांग्रेस और महागठबंधन की अभी तक सोच क्या, देखिए तस्वीरें तो ये बताती हैं कि बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं वो कि कुछ ना कुछ इस बार उलटफेर होने जा रहा है। विजय, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं सौरभ, तो उम्मीद है, और कोविड काल में पहला चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि आरजेडी के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में बनाने जा रहे हैं। बहरहाल नतीजे क्या होंगे, ये तस्वीर जो है वो थोड़ी देर में 2 घंटे बाद हमारे सामने आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर उम्मीद करिए, अपने 2 महासचिव भी वहाँ भेज दिए कांग्रेस पार्टी ने, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो सिचुएशन हाथ में हो। राजस्थान और पंजाब में अरेंजमेंट टाइप का किया जा रहा है कि अगर रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं, अभी से रिजॉर्ट बुक हो रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है, तो पहले नतीजे आने शुरू हो जाए तो उसके बाद शायद आगे की रणनीति तय करेगी। लक्ष्मी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, क्या कांग्रेस वाकई में बिहार में अपने अस्तित्व को बना भी पाएगी? क्या कांग्रेस बिहार में अपने आप को रेलेवेंट बना सकती है? ये यक्ष प्रश्न पिछले 25 साल से कांग्रेस के सामने है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरी कांग्रेस के एक बहुत सीनियर नेता से बात हो रही थी, जो कह रहे थे कि हमें गठबंधन की राजनीति से बाहर आना पड़ेगा, तभी अपना अस्तित्व हम जो है वो खड़ा कर सकते हैं, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि आप पिगी बैक कर रहे हैं। छोटे रीजनल पार्टीज के अस्तित्व पर आपका अस्तित्व टिका हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को नेशनल पार्टी, ओल्डेस्ट इंडिया की पार्टी कहती है, उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके राजनीतिक भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए, तो ये तो हमारा आज स्टूडियो का इंतजाम है आपके सामने। हमारे तमाम वो चेहरे, वो अनुभव लेकर के आए हैं आपके लिए, जो आपको इंडिया टीवी पर ही मिलेगा केवल। लेकिन जमीन पर इस वक्त जो हो रहा है वो सब कुछ आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। पटना में बीजेपी ऑफिस से कुमार सोनू हमारे साथ हैं, पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर नीतीश चंद्र मौजूद हैं, और तेजस्वी यादव के घर के बाहर मौजूद हैं भास्कर मिश्रा, और पटना में जेडीयू मुख्यालय से रिपोर्ट कर रहे हैं राजेश कुमार। यानी हमारे रिपोर्टर्स की फौज आज हर उस जगह पर आपको मौजूद मिलेगी जहां से रुझान और नतीजों पर प्रतिक्रियाएं आना तय। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकते हैं और आपको फिर बता दें, 8 बजे जैसे ही पहले पोस्टल बैलेट कहें या ईवीएम मशीन खुलना शुरू होंगी, वो ट्रेंड्स, वो रुझान और वो जब नतीजों में तब्दील होते हैं तो वो आंकड़े सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। लेकिन बिहार ने हमेशा चौंकाया है, अब ये एग्जिट पोल करने वालों को चौंकाएगी या फिर उन नेताओं को जिन्होंने एग्जिट पोल्स पर भरोसा किया। एक ब्रेक के बाद आज की लगातार नॉनस्टॉप कवरेज इंडिया टीवी पर जारी है। अब की बार किसका बिहार?